बिल्किस बानो को के अपराधियों को जिस प्रकार से छोड़ा गया, जिस प्रकार से छोड़ने से भी ज्यादा उनका सत्कार किया गया, गार्लैंड किया गया, मिठाई खिलाई गई, इससे मुझे बताइए दुनिया के कौन से हिस्से में बदनामी नहीं होगी। इतनी गैर मानवता, इनह्यूमैनिज्म, इतने तौर पे हम गिर गए कि जो रेप करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं, उनको फूल मालाएं चढ़ा रहे, उनको मिठाई खिला रहे। आजमी जी आप सोचिए, दुनिया का कोई भी सोचने वाला इंसान कहेगा जिस सरकार की नाक के नीचे ये हो रहा है ये उसकी स्वीकृति से ही होगा, उसके बोलने से ही होगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरों के पीछे तक, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ जानकार लोगों से मुलाकात करते हैं, आपके रूबरू करते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत कुछ बता सकते हैं और देश के बारे में जिनको चिंता है, जो संजीदगी से ये महसूस कर रहे हैं कि शायद देश भटक गया है अपने रास्ते से। जिस रास्ते पर प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द जिसे कहा जा सकता है, वो सब हमारे यहाँ था। और हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही तकलीफ से गुजरना पड़ता है जब बहुत से वाकयात हमारे सामने आते हैं। विदेशों में हम जाते रहे हैं और हमें अक्सर ये सुनने को मिलता रहा है अब से 10-12 साल पहले तक कि कैसा अच्छा मुल्क है कि मुख्तलिफ मजहबों के लोग, मुख्तलिफ ज़बानों के लोग, मुख्तलिफ कल्चर के लोग एक साथ हैं। ये एक तरह से दूसरे मुल्कों के सामने हमारी एक शनाख्त थी प्यार मोहब्बत के लिए, लेकिन अब बहरहाल अफसोसनाक हालात बनते जा रहे हैं। इस वक्त जिस इश्यूज पर हम बात करेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले गुजरात में एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजरात को बदनाम किया जा रहा है और साथ साथ वो शिकायत ये कर रहे हैं कि इससे गुजरात में जो विदेशों से आने वाला इन्वेस्टमेंट है उसे रोका जा रहा है। यानी वो गुजरात की तरक्की के रोकने की जिम्मेदारी कुछ और लोगों पर डाल रहे हैं। क्या वाकई हकीकत है? कितने लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चला रही है, उसके बावजूद वो अब आकर के 2 दहाइयों से ज्यादा जिस पार्टी की हुकूमत वहां पर हो, वो अब ये शिकायत करे किसी और के सर जिसे कहते हैं ठीकरा फोड़ने की कोशिश करे। वो क्या कुछ है? और प्रधानमंत्री तो सबसे ताकतवर इंसान होता है मुल्क का, वो अपने ही स्टेट की तरक्की ना कर सके, वो क्या कुछ है? इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि एनडीटीवी को खरीदने का नंबर क्यों आ गया। अडानी जो मोदी जी के नजदीक तरीन लोगों में से हैं, जिनके बारे में हम दो और हमारे दो का नारा बाकायदा राहुल गांधी ने लगाया। हम दो में उन्होंने कहा मोदी जी और शाह और होम मिनिस्टर अमित शाह और उसके अलावा दो अंबानी और अडानी। तो उनमें से एक शख्स ने जो मोदी जी का बहुत ही नजदीकी है, उसने एनडीटीवी को खरीदने का सिलसिला शुरू किया है और ऐसे हालात बने हैं कि अब रवीश कुमार को वहां से जाने की बातें आ रही हैं। कभी कभी रिजाइन करने की बात कंफर्म होती है, कभी बीच में रुक जाती है, जो भी कुछ है। लेकिन ये हम आप सभी जानते हैं कि एक आवाज जो बाकी बची थी उसे खामोश करने की तैयारी है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं मुंबई से राम पुनियानी जी, जो अपने आप को हिस्ट्री का स्टूडेंट कहते हैं। आमतौर पर उन्हें हिस्टोरियन कहा जाता है और मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम करते हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी गुजरात में आकर के जो कुछ बोल रहे हैं, आप क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं और गुजरात को बहुत नजदीक से जानते भी हैं, वहां के लोगों को, वहां के कल्चर को, वहां के इंडस्ट्रीज को, वहां के हालात को आप ज्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं। आप बताइए कि आपको
मोदी जी की तकरीर में कितनी हकीकत, कितना क्या कुछ नजर आ रहा है? जी, काज़मी भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से आज के देश की हालात को बताया है। और जो आज आप मोदी जी की बात कर रहे थे कि गुजरात में वो जो तकरीरें दे रहे हैं कि गुजरात की बदनामी की जा रही है, उसके कारण वे इन्वेस्टमेंट जो आना है वो कम हो जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाके आपको बताना चाहूँगा कि जब गुजरात में भयंकर दंगे करवाए गए थे, गोधरा ट्रेन के बहाने, तो उस समय मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। और उनकी जो उनकी कारकिर्दी में चीफ मिनिस्टरशिप में जो हुआ, उसकी सबसे अच्छी कमेंट तो उस समय के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही कहा कि भाई, इतने भयंकर दंगों के बाद मैं विदेश कैसे जाऊंगा, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब इसको आप पकड़ेंगे तो क्या मिलेगा कि भाई, गुजरात की जो बदनामी है वो यहाँ के दंगों के कारण है, जिस समय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं। तो ये तो मैं भाजपा के लीडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा उसमें देखिए कि ये दंगों के बारे में, दंगे कहना भी थोड़ा अंडरस्टेटमेंट है। ये जो कत्लेआम करवाया गया था, उसके ऊपर एक सिटीजन्स ट्राइब्यूनल बैठा था, जिसमें काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जस्टिस सावंत। और वो रिपोर्ट का नाम था क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये सिटीजन्स ट्राइब्यूनल में जो जस्टिस सावंत थे, ये ट्राइब्यूनल ने रिपोर्ट में कहा कि ये जो दंगे करवाए गए हैं, उसमें प्रशासन का भी हाथ है, प्रशासन का भी हाथ है। और तीसरा, अगर आपको याद होगा तो उस समय तहलका नाम की एक पत्रिका थी, उसमें आशीष खेतान ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो बाबू बजरंगी वो स्टिंग ऑपरेशन में कहता है कि हमें 3 दिन दिए गए हैं और ये वनडे मैच की तरह हमको खेलना है। और मैं जब मुसलमानों को मार रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं महाराणा प्रताप हो गया, मैं महाराणा प्रताप हो गया। और फिर बाद में वो जो स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारी चीजें आई, जिसका लुब्बो लुआब यही है कि इसको रोकने के लिए प्रशासन ने जो कोशिश करना चाहिए थी वो नहीं की। इसमें एक और मुद्दा मैं जोड़ देता हूँ। आपको याद होगा, जनरल जमीरुद्दीन शाह, जनरल जमीरुद्दीन शाह, इनको गुजरात भेजा गया था आर्मी के साथ। और वो जब अहमदाबाद के पास पहुंचे, तो उनको पूरा अहमदाबाद जलता हुआ दिखा। ये उतर के सीधा मोदी जी के घर गए, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर के घर गए, और उनको कहा कि हम लोग, सेना आ गई है, अब हमको तुरंत डिप्लॉय कर दीजिए ताकि हम ये दंगों को कंट्रोल कर लें। अब मोदी जी ने मुंह पे तो कहा हाँ हाँ, हम कर रहे। और लंबे समय तक उन्होंने इनको कोई रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि लोकल पुलिस का असिस्टेंस जो चाहिए वो नहीं था। लोकल पुलिस उस समय जो कर रही थी वो अलग बात। उसके कारण अभी जो अपने एक एक पुलिस कमिश्नर जो थे, उनको जेल में भी डाला गया कि भाई उन्होंने सच्चाई बयान कर दी, तो उसको जेल में भी डाला गया। तो पहली बात तो यह है कि बदनामी इन दंगों से शुरुआत हुई। और ये भी याद रखिए कि इसके बाद जो मोदी जी को अमेरिका जाने का वीसा नहीं दिया सालों तक, कि भाई इनके नेतृत्व में ये पूरी कारकिर्दी हुई है। इंग्लैंड में इनके ऊपर केस डाले गए, वहां जाने से ये डरते रहे। तो बदनामी का मुख्य कारण ये है। पर उसके बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से कहा कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। तब मोदी जी उससे भी स्मार्ट हैं, वो बोले हाँ हम तो कर रहे हैं, उनका धर्म तो यही था कि भाई अल्पसंख्यक मारे जाते हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है। और खैर बाकी सब जो चीजें हुई, अब इसके बाद इतना बड़ा कत्लेआम, तो लोग तो सच्चाई की रिपोर्ट लाएंगे। जब सच्चाई की रिपोर्ट आने लग गई, एक के बाद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो निस्वार्थ तरीके से उन्होंने जो काम किया, अब उनमें से एक तीसरा सेतलवार तो जेल में है। और मैं तो कह रहा हूँ, तीसरा सेतलवार को जेल में डालने से भी हमारी बदनामी हो रही है, ये मेरी मान्यता है, ठीक है। अब सवाल है कि पर मोदी जी की चालाकी ये है कि जब उनके कार्यों के बारे में कहा जाता है कि इसके कारण ये बहुत ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, तो ये कह देते हैं कि ये 5 करोड़ गुजरातियों की बदनामी की जा रही है। बात पहले 5 करोड़ कहते थे, 1-2 साल बाद 5.5 करोड़ कहने लग गए। तो उसमें सवाल ये है कि जो प्रशासन पे आलोचना
लोगों ने कभी गुजरात के लोगों की आलोचना नहीं की। लोगों ने आलोचना की थी गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन की, गुजरात के प्रशासन की, जिसके कारण इतने भयंकर दंगे, कत्लेआम चलता रहा। अब दूसरी बात यह है कि उन्होंने फिर एक गुजरात मॉडल खड़ा किया और फिर उन्होंने विकास विकास के नाम पे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को अट्रैक्ट किया। वहाँ हर साल वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाता था इन्वेस्टमेंट के लिए। परिषद का मैं नाम भूल रहा हूँ, वो उसमें बुलाया जाता था और उसमें बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट होते थे। कुछ थोड़ा बहुत उसमें से इन्वेस्टमेंट आया भी सही, और उसी समय उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फैसिलिटीज दी। रतन टाटा ने तो यहाँ तक कहा कि जो गुजरात में सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने गुजरात में काम करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने इतनी फैसिलिटी दी कि अनिल अंबानी ने उस समय कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो ये एक माहौल को आप समझिए कि बदनामी जो होती है, दुनिया के लोग अंधे नहीं है, दुनिया के लोग देखते हैं कि किसके कारण ये समस्या हो रही है। गुजरातियों के बारे में कोई किसी को समस्या नहीं है। गुजराती उतने ही इंसान हैं जितने कि दुनिया के, भारत के कहीं और लोग। आलोचना की जाती है सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसको ये बड़ी चालाकी से पूरे लोगों तक डाल देते हैं। और इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो इन्वेस्टमेंट का एटमॉस्फेयर आपको बताऊं कि जहां भी दंगे होते रहते हैं और बाकी फैसिलिटीज केवल दिखावे के लिए होती है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट धीरे धीरे वहां से अपना हाथ खींच लेते हैं। उनको तो प्रॉफिट की समझ होती है। प्रॉफिट, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो वहां के वातावरण के कारण होगा। यहाँ मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। 1992-93 में जब बंबई में इसी प्रकार का कत्लेआम चल रहा था, तो उस समय इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि बंबई तो इंडस्ट्रियल सिटी है, औद्योगिक शहर है, और इस प्रकार के दंगों से यहाँ औद्योगिकरण गिर जाएगा, औद्योगिकरण कम हो जाएगा। तो जैसे आपने भी इसमें इशारा किया कि समस्या गुजरात में नहीं है, समस्या वहाँ की सरकार में है, समस्या वहाँ की नीतियों में है। और जिन नीतियों की जड़ प्रधानमंत्री ने डाली थी, तो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट था। अगर गुजरात मॉडल आपने लगाया था तो अभी आपके उत्तराधिकारी भी बीजेपी वाले हैं, तो फिर बदनामी होने का कारण क्या है, ये सोचिए। और गुजरात में जिस प्रकार से, अभी आखिरी ऐड कर दूं, बिल्किस बानो को के अपराधियों को जिस प्रकार से छोड़ा गया, जिस प्रकार से छोड़ने से भी ज्यादा उनका सत्कार किया गया, गार्लैंड किया गया, मिठाई खिलाई गई, इससे मुझे बताइए दुनिया के कौन से हिस्से में बदनामी नहीं होगी। इतनी गैर मानवता, इनह्यूमैनिज्म, इतने तौर पे हम गिर गए कि जो रेप करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं, उनको फूल मालाएं चढ़ा रहे, उनको मिठाई खिला रहे। आजमी जी, आप सोचिए, दुनिया का कोई भी सोचने वाला इंसान कहेगा जिस सरकार की नाक के नीचे ये हो रहा है, ये उसकी स्वीकृति से ही होगा, उसके बोलने से ही होगा। बदनामी इन चीजों से होती है। और तीसरा देखिए, गुजरात के कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, चौकसी हैं और दूसरे हैं, मैं तो सभी याद, नाम भी याद नहीं है। अब इंसिडेंटली जितने लोग पैसा लेके भागे हैं विजय मल्ल्या को छोड़कर, ज्यादा गुजरात से हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे? बदनामी से इससे होगी कि यहाँ नैतिकता का लेवल कितना गिराया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कुछ लोगों के प्रति, उसके कारण बदनामी होगी। और जैसे तीस्ता सहगलवार जैसे महान ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उन्होंने तो इंसानियत का काम किया। जिन पर जुल्म हो रहा है उनकी मदद करना, उनके साथ खड़े होना, इससे बदनामी नहीं होती। मैं आपको जानकारी दे दूं, आज दुनिया में तीस्ता सेतलवाड जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की बहुत इज्जत है। और तीस्ता सेतलवाड, और अभी फिर से ये बिल्किस बानो का केस हुआ। अब बिल्किस बानो में आप देखिए, अब कितने लोगों ने पीआईएल डाली, देश भर में महिलाओं ने आंदोलन किया। याद रखिएगा काजमी जी इसको। अब ये आंदोलन कोई गलत तो नहीं है, इस आंदोलन के साथ हम भी खड़े हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गैर इंसाफी एक औरत के साथ हो रही है। और अभी जहाँ बिल्किस बानो रहती थी, वो तो कहती है उसका दिल पूरा टूट गया। छोड़िए, उस एरिया के मुसलमान अपना मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जो 11 लोगों को छोड़ा गया है वो जब पैरोल पे थे तो आके उन लोगों को धमकाते थे जिन्होंने, जो विटनेस थे।
तो इससे बदनामी नहीं होगी। बदनामी इन कारणों से हो रही है, और ये चालाकी से उसको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पे और उनकी जो आलोचना करने वाले लोग हैं उस पर डाल रहे हैं, जो अपने आप में एक पॉलिटिकल चाल है। चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना है, पोलराइजेशन करना है, तो बलात्कारियों का सत्कार कर दो, क्योंकि जिस पे बलात्कार हुआ है वो मुसलमान है। ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान, यही तो उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है जो उनको चुनाव जिताता है, और उसको वो बड़े चालाकी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा राम पुनियानी जी, आपने बहुत से पहलू कवर किए। मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि गुजरात के बारे में आम तौर पर यह कहा जाता है कि वो कारोबारी लोग हैं, उद्योग वाले लोग हैं, तिजारत करने वाले लोग हैं, वो किसी भी मजहब के हों, वो बहुत ही कैलकुलेटेड अपने आप को चलाते हैं, और अक्सर उनके मिजाज में सरकारों के साथ एडजस्ट होकर के चलना है। वो सरकार के खिलाफ ज्यादा कुछ खड़े नहीं हो पाते। अब प्रधानमंत्री जी, इतने लंबे अरसे से बीजेपी हुकूमत में जो कुछ हुआ गुजरात में, क्या 5.5 लाख लोगों को बदनाम करने का जो, जी, 5.5 करोड़ लोगों को, जो वहां के लोग हैं, उनको बदनाम करने की साजिश की बात जो वो कर रहे हैं, क्या मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपने गुनाहों के साथ इन 5.5 करोड़ लोगों को शरीक मान करके चल रहे हैं? क्या है उनको, क्या उनको अपने साथ मुसलमानों के खिलाफ या जिसके खिलाफ भी जुल्म उनकी हुकूमत में हुआ है, क्या ये 5.5 करोड़ लोग मोदी जी की सपोर्ट में इस तरह से खड़े होंगे कि उस गुनाह को भी ठीक समझेंगे? मुझे लगता है आपने बहुत गहरा सवाल उठाया है, और चुनाव में जीत के आना और लोगों का दिल जीतना, ये दो अलग चीजें हैं। गुजरात में जो आदिवासी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, और जो सेंसिटिव लोग हैं सभी, वो कभी इस प्रकार की राजनीति का सपोर्ट नहीं करते। आप याद रखिए, गुजरात वही देश प्रदेश है जहाँ से महात्मा गांधी आए, जिन्होंने इंसानियत का बड़ा पैगाम दिया। ये वही प्रदेश है जहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, जिन्होंने एकता का पैगाम दिया। और वहाँ के लोगों के बारे में मुझे लगता है, वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाएं नरेंद्र मोदी की भावनाओं से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन सब लोगों को अपने खेमे में लेने की कोशिश करते हैं। ये केवल एक राजनीतिक चाल है, और उसके सिवा कुछ नहीं है। गुजरात के लोग भी उतने बेहतरीन हैं, उतने इंसान हैं जितने आप और मैं। उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे वो जब कभी भाषण देते हैं तो 130 करोड़ लोगों की बात कहते हैं कि ये 130 करोड़ लोग जैसे बिल्कुल उनके गुलाम हैं। उनको तो पार्टी को जो वोटिंग है पिछली बार की, वो 30% के आसपास की है, तो उन्हें उसी रेशो से बात करनी चाहिए। 25 करोड़, 20 करोड़, जितने भी कहें कि इतनी मुझे सपोर्ट मिली है। ये फिगर्स का जो खेल है, इसमें उलझा करके क्या लोगों को अपना वोटर बनाने का कोई ये तरीका है, क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो लोगों को अपने साथ जोड़ने का तरीका है, और दुनिया में और देश में एक इमेज खड़ा करने का तरीका है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैंने जैसे कहा कि भाई, इमेज मेकिंग में उन्होंने शुरू से ही एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को अपने साथ रखा, जो इमेज बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, और उनका वो तरीका अभी तक चालू है, जहाँ इमेज बनाने के लिए वो किसी भी हद तक कोई भी बयान, कोई भी चीज कर सकते हैं, और ये उनके आंकड़ेबारी जो है उसी के आधार पे चलती रहती जो आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात कही, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि मोदी जी की ऐसी सोशल मीडिया पर कई वीडियो आई कि वो किस तरह से कैमरे के साथ सामने एक्टिंग करते हैं, और वो जहां से एक्टिंग शुरू होनी है उसको इशारा बाकायदा कैमरामैन को होता है। हत्ता के मंदिर में पूजा करते वक्त कैमरा होता है, माँ के पैर छूते वक्त कैमरा होता है। तो ये खैर प्रधानमंत्री जी का अपना मिजाज है, अपना तरीका है। अच्छा, अब मैं चलता हूं मीडिया का जो देश में हाल है। इस बीच में अब तक एनडीटीवी और खासतौर पर रवीश कुमार को अपोजिशन, एक तरह से मजबूत अपोजिशन की एक आवाज समझा जाता रहा है। अब वो भी है। अडानी की गोद में पहुंचने की तैयारियां हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि होता यह है कि वो पिलर्स, जैसे कोई मकान खड़ा होता है,
उसमें एक एक पिलर गिरता है, और कोई जब एक पिलर होता है तो ये लगता है कि चलिए कम से कम ये तो बोलने वाला है, अगर वो भी खामोश हो जाए तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? जो जो हम अब से पहले भी डिस्कस करते रहे कि डेमोक्रेसी से तानाशाही में तब्दील होते हुए निजाम को क्या हम विटनेस कर रहे हैं? क्या ये उसी का हिस्सा है? क्या कुछ है? देखिए, मैं आपको एक बता दूं कि 2004 के बाद मोदी ने इन कॉरपोरेट को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया, और उसी समय से कॉरपोरेट ने बड़े मीडिया हाउसेस को खरीदना चालू कर दिया। आपको याद होगा CNN, IBN, और आज मेरे ख्याल से ये बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा करीब 80 से 90% तक टेलीविजन, प्रिंट मीडिया है। और ये एक NDTV है, रवीश कुमार एक पता नहीं एक्सेप्शन जो कहा जाता है ना, बड़े एंकरों में वो एक एक्सेप्शन है, जो बहुत असरदार तरीके से भावनाओं का इस्तेमाल करके ईमानदारी के साथ लोगों से जुड़े हुए हैं, और इनकी लाख कोशिशों के बाद वो एक ऐसा पिलर है जो हिल नहीं सकता। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि भाई, इस एंकर को नहीं खरीद सकते तो पूरे टीवी को खरीद लो। इस आधार पे उन्होंने जो बात बिल्कुल ये चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई टेक्निकल कारण से ये NDTV को वो न खरीद सके। मैं ऐसा केवल उम्मीद करता हूँ, मुझे तो ये ज़्यादा फाइनेंशियल समझ नहीं है। एक उम्मीद ये करता हूँ, और दूसरा ये करता हूँ कि रवीश कुमार जैसे लोग, इनकी आवाज़ बुलंद रहे, NDTV हो कि ना हो। मुझे लगता है कि रवीश कुमार अभी उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां उनकी आवाज़ को रोकने वाली कोई ताकत देश में मौजूद नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। वो एक अपने आप में बुलंदी का एक ऐसे छोर पे आ गए हैं कि वो जहां भी रहेंगे उनकी आवाज़ देश में गूंजती रहेगी। अच्छा, जो अपोजिशन का हाल है, कांग्रेस का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि इस वक्त बहुत खलबली है। गुलाम नबी आजाद के रिजाइन करने के बाद फिर से राहुल गांधी को फिर से प्रेसिडेंट बनाने की तैयारी है। ऐसे हालत में जो पहला नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, फिर ये समझा जाने लगा कि अपोजिशन मुक्त भारत, तो क्या ये क्या उस तरफ बढ़ रहा है? अपोजिशन क्यों नहीं मुत्तहिद होकर के कुछ कर पा रहा है? क्या कुछ है? क्यों एक मजबूत आवाज नहीं उठ पा रही है किसी भी मौके पर? देखिए, मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाता हूँ। जब कांग्रेस पार्टी संकट में थी, इंदिरा गांधी एक बैंक इंडस्ट्रियलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, प्राइवेट को बंद करने की कोशिश कर रही थी, तो कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा उनके विरोध में था। मेरी खुद की समझ ये है कि कांग्रेस के अंदर अभी जो बदलाव हैं, उसमें ये जो पुरानी लीडरशिप है, वो राहुल गांधी के लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर पा रही। और मैं खुद ऐसा पिछले 2-3 साल से मानने लग गया हूँ कि इस देश में अगर इस धर्म के नाम की राजनीति के खिलाफ कोई सबसे मजबूत आवाज है तो राहुल गांधी की है। राहुल गांधी की है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा है हुई है, और इस प्रकार के कार्यक्रम आगे होंगे, तो उससे एक आशा की किरण जगेगी, जहाँ एक तो जमीनी तौर पर अलग धर्म के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, और दूसरा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अभी कई अपोजिशन पार्टीज, उनको भी लगने लग गया है। जैसे मैंने उस दिन शत्रुघ्न सिन्हा का एक स्टेटमेंट पढ़ा, वो बहुत सुना, जो बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें उन्होंने भी राहुल गांधी की तारीफ की। ये मैं राहुल गांधी पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि जानबूझकर इन लोगों ने एक पूरी योजनाबद्ध कोशिश की कि राहुल गांधी को बदनाम किया जाए, ऐसा बताया जाए कि उनको समझ नहीं है। और ये उनका कोशिश इसलिए थी, वो एक व्यक्ति था जो इनके खिलाफ पिलर की तरह खड़ा हो सकता है, और वो बात हो रही है। अभी आप देखिए, बिल्किस बानो का केस देखिए, किसने आवाज उठाई? आवाज उठाई इसी कांग्रेस ने जो राहुल गांधी के अंदर चल रही है। तो मेरी उम्मीद तो ये है कि ये अपोजिशन भी इस बात को पहचानेगा। आज ही मैंने पढ़ा है, ये कर्नाटक नहीं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बिहार गए हैं, और वो बीजेपी मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत एक वेलकम स्टेप है। और उसमें कोई भी अपोजिशन में कांग्रेस और राहुल गांधी के बगैर कोई अपोजिशन बनेगा नहीं, ये सब लोगों को महसूस होगा। क्योंकि भले ही कांग्रेस को कितना ही बदनाम किया जाए, आज वो एक ऐसी पार्टी है जो अच्छे तरीके से इस बात को आगे ले जा सकती है। तो आपने आपने एक नई और पॉजिटिव खबर ये दी कि
बीजेपी मुक्त भारत की भी आवाज उठने लगी है। तो अब अभी गुजरात में सरकार बदली है, उसके अलावा महाराष्ट्र का एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें जिसमें कहीं ऐसा लगा कि कोई कमी रह गई। अब आपको क्या कुछ लगता है कि अपोजिशन क्या वाकई उतनी आगे मजबूती से बढ़ पाएगी कि 2024 में बीजेपी को हिला सके या हरा सके? देखिए, पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी, पर जब से बिहार में ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में आए हैं, तब से मुझे लग रहा है कि अपोजिशन यूनिटी की बात आएगी। और अपोजिशन यूनिटी, क्योंकि देखिए, सबसे मुख्य बात होती है लोगों का विरोध। लोगों के अंदर अभी ये बात आ गई है कि हम बहुत दुखी हैं, ये जो नीतियां हैं ये हमारे बहुत खिलाफ में हैं। तो सबसे जो बड़ी बात जिसके आधार पे लोग तय करते हैं वो उनके आर्थिक हालात होते हैं, और आर्थिक हालात इससे ज्यादा पहले कभी नहीं बिगड़े हैं। तो मुझे लगता है कि 2024 के आते तक हालात बदलेंगे, और वो हालात में बीजेपी को निश्चित रूप से एक चुनौती होगी। ये बीजेपी इंप्रेशन क्रिएट करने का ट्राई कर रही है कि 2024 में तो हम जीतने ही वाले हैं। वो केवल एक चुनावी टैक्टिक है, चुनावी चाल है। इस प्रकार का कुछ नहीं होने वाला। मुझे विश्वास है कि भारत जोड़ो यात्रा, और आज जो यहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा बीजेपी मुक्त भारत, इससे एक संदेश मिलता है। इवन ममता बनर्जी ने भी ट्राई किया था कि अपोजिशन यूनिटी हो। अब सवाल यह है कि इसका लीडर कौन बनेगा, उसका ही सवाल है। पर अपोजिशन यूनिटी तो होगी, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज को ये देखना पड़ेगा कि अगर वो साथ साथ नहीं होंगे तो किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ये बात क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। सोशल मीडिया पर बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, और कुछ तकनीकी वजह भी है, आपकी तरफ लाइट चली गई, कोई मसला नहीं, लेकिन हम आपकी बात जो है वो जरूर लोगों तक पहुंचाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। और आपने जो ये बात कही कि आपको उम्मीद जग रही है कि 2024 में कोई तब्दीली हो सकती है, बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। बीजेपी इस वक्त ये एक इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि 2024 में बीजेपी जीत रही है, लेकिन अभी बीजेपी मुक्त भारत की भी आवाज उठने लगी है। ये एक नई तब्दीली है। हमें उम्मीद है कि देश के लिए जो भी भला हो वही हो, देश में जो प्यार मोहब्बत आगे बढ़ा सकें ऐसे लोग इस देश को चलाएं, और आपस का जो सद्भाव है वो वापस उसी तरह से आ सके। एक दूसरे के लिए हम मददगार साबित हों, एक दूसरे के दुख तकलीफ में साथ हों, खुशी में साथ हों, वही अच्छा देश और अच्छा भारत हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।